नमस्कार मेरे सभी प्यारे छात्र छात्राओं को, मेरे विद्यार्थियों को, मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, आज आपके सामने जो प्रैक्टिस सेट है वो है 106, आप जैसा कि देख सकते हैं, और ये बेस्ड है प्रोनाउन एंड वेरियस रूल्स ऑफ ग्रामर। दोस्तों, बहुत अच्छा ये पेपर है। आज बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व किया ये पेपर। टोटल क्वेश्चन इसमें 26 हैं, 26 हैं, और आज के पेपर में जो हाईएस्ट मार्क्स थे वो थे 21। ये टोटल नंबर थे। दोस्तों, जैसा कि कल मैंने 105 ये सॉल्व कराया था और ये वीडियो भी मैंने डाला था। जिन बच्चों ने ये वीडियो देखा है 105, तो आज के पेपर में उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन फंसे भी हैं, और जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे, खुद देखेंगे कि कितने सारे क्वेश्चन इसमें आए हैं जो अपन ने 105 में सीखे, जो रूल सीखे ग्रामर के, वो उसमें फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप वीडियो देखें तो पूरा देखें। आप जब पूरा देखेंगे तभी वो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखें क्या कह रहा है सर। पहला क्वेश्चन कह रहा है, नाइदर ऑफ द 3 बॉयज़ हैज़ कंप्लीटेड द वर्क। दोस्तों, ये जो रूल है हमारा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का रूल है। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। मैंने आपको नियम भी कल बता दिया था कि आप देखें भाई, ईच, आइदर, नाइदर, अगर ये वर्ड आते हैं उसके बाद में ऑफ आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। देखो आया भी है प्लूरल नाउन, हेल्पिंग वर्ब लेकिन सिंगुलर आएगी, बिल्कुल आई है सर। लेकिन उसमें एक मैंने आपको जो पॉइंट है वो आज अपन सीखेंगे। वो पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया था, वो पॉइंट आज सीखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, आइदर और नाइदर, ये दोनों के दोनों जब भी यूज़ होते हैं सेंटेंस में, हमेशा 2 लोगों के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, किसके लिए यूज़ होते हैं? फॉर 2 पर्सन्स। जब भी होंगे 2 पर्सन्स के लिए यूज़ होंगे। लेकिन मान लीजिए अगर नाइदर और आइदर का यूज़ हुआ है और 2 से ज़्यादा हमारे पास कैंडिडेट हों, जैसे इसमें देखें 3 बॉयज़ लिखा हुआ है, तब क्या करें? तब आपको ये करना है कि तब आप आइदर को हटाएंगे और वहाँ लगाएंगे ईच, या तो आप ईच लगाएंगे या वहाँ पर लगाएंगे आप एवरी। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार यदि मान लीजिए आप नाइदर को लिखते हैं तो इसको हटा कर लिखेंगे आप नन। ठीक है दोस्तों, अच्छा, एक चीज़ और समझें ज़रा। अगर मान लीजिए आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आइदर को हटा के आप ईच और एवरी लगाएंगे, मान लीजिए आप इससे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, तो मैंने एक और वर्ड था जिसमें मैंने आपको लिखाया था एनी या एनी वन, ये भी था उसमें, तो आप इनको लगा दो। देखो भाई, आप यहाँ कुछ भी लगा सकते हो, ईच, एवरी, एनी, एनी वन। ठीक है, लेकिन नाइदर के साथ क्या लगेगा? सिर्फ नन लगेगा। तो यही हमारी गलती थी यहाँ पे। यहाँ पर 2 से ज़्यादा लोग हैं, इसलिए ये हमारी गलती हो गई सर। यहाँ से हमारा नाइदर हटाओ और यहाँ पे क्या लगा दो? नन लगा दो। लो सर, नन ऑफ द 3 बॉयज़ हैज़ कंप्लीटेड द वर्क। तीनों लड़कों में से किसी ने भी काम पूरा नहीं किया है। दूसरा नंबर क्या कहता है सर, देखते हैं। सब्जेक्ट में आ गया हमारा वन, माफ़ कीजिएगा, सब्जेक्ट में आ गया हमारा दे के साथ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है सर, रिक्वेस्टेड। ठीक है, ये हमारा पैसिव में जा रहा है। दे आर रिक्वेस्टेड, उनसे निवेदन किया गया है टू डू करने के लिए वंस वर्क। देखो बेटा, वंस नहीं होगा, जब आपके सामने दे रखा है सब्जेक्ट फॉर्म में, तो दे का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो देयर होता है, तो यहाँ पे देयर आएगा। ये गलती थी सर। ठीक है, अच्छा, ये जो वंस होता है ये किसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है? वन का। ये वन का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वंस। ठीक है, मैं तुम्हें आपको ये थोड़ा सा एक बार क्लियर करा देता हूँ कि ये होते क्या हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। जैसे आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? माय होगा। ही का क्या होगा? हिज होगा। सी का क्या होगा? हर होगा। इसी प्रकार अगर आप दे लिखेंगे तो दे का क्या होगा? दे का देयर होगा। अब वन का क्या होगा? वन का वंस होगा। वी का क्या होगा? वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा हमारा अवर। इसी प्रकार यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा हमारा योर, और इट का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा वो बनेगा इट्स। तो ये हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं।
ठीक है, जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं अपने साथ में नाउन ज़रूर लेके आते हैं। ठीक है सर, एक चीज़ समझें, यहाँ पे ही लिखा है, किसी लड़के का नाम आ जाए तब भी उसका पजेसिव एडजेक्टिव हिज बनेगा प्रोनाउन के सेंस में, लड़की आ जाए तो हर बनेगा, दो से ज़्यादा चाहे आपके नॉन लिविंग आ जाए चाहे लिविंग आ जाए, प्रोनाउन में देयर बनेगा। ठीक है, ये निर्जीव के लिए, नॉन लिविंग के लिए हमेशा इट्स ही रहता है। ठीक है, और ये वन जो होता है हमारा, ये एक तरह से इंडेफिनिट सब्जेक्ट को दिखाता है, जो ना तो मेल को डोनेट करता है ना ही फीमेल को, यानी हमें नहीं पता कि वो मेल है कि फीमेल है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं ज़रा। तो दूसरे नंबर के क्वेश्चन में गलती थी हमारी डी में। 3 नंबर का क्वेश्चन देखें बेटा, वन आ गया लिख के, सब्जेक्ट बन के आ गया, तो आप ज़रा देखो ये हिज क्यों लगा रहे हो आप, इस वन के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, यहाँ पे वंस लगेगा। ठीक है, वन शुड लुक फॉर वंस ऑन फॉल्स फर्स्ट, यानी कि प्रत्येक को या हर एक को, लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, खोजना चाहिए। क्या खोजना चाहिए, वंस फॉल्ट, अपनी गलती को फर्स्ट पहले। देखें सर चौथा नंबर क्या कह रहा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था सर, ये मैं आपको 105 सेट जब सॉल्व कराया था उसमें भी बताया था, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईच ऑफ आ गया, दी बॉयज़ आ गया, हैज़ आ गया, पेड आ गया, यहाँ तक हमें सेंटेंस में कहीं गलती नज़र नहीं आई सर, बिल्कुल सही है सर। दो लड़कों में से प्रत्येक ने चुका दिया है, क्या चुका दिया है सर, हर स्कूल फीस। जब बात यहाँ लड़कों की हो रही है तो यहाँ पे एक बात बताओ, हर आएगा कि हिज आएगा, भाई बात हो रही है लड़कों, यहाँ गर्ल्स होता तो अपन यहाँ पे हर कर देते, तो ये गलती थी सर। अच्छा, बहुत से बच्चों का ये दिमाग पे चल रहा होगा, सर यहाँ पे हर बने रहने दो, यहाँ चेंज कर दो, यहाँ गर्ल्स कर दो। ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा हम नहीं कर सकते, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप ये बोलो सर आप सीधे ही बैठ के क्यों खाना खाते हो, लेट के खा लिया करो, तो बेटा ऐसा नहीं होता बेटा, है आप बैठ के ही खाना खाओगे बेटा, अपने हाथों से खाओगे, हैं लेट के बीमार आदमी खाता है। तो ये बेटा सेंटेंस जब हमारा सही है, बीमार नहीं है, बस यहाँ परेशानी थी। ठीक है, तो ये बस इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस जगह जो फॉल्ट होता है उसी को हम सुधारते हैं। कई बच्चों ने सवाल भी किया, नहीं सर यहाँ गर्ल्स कर दो तो क्या आफत है, नहीं बेटा आफत तो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तक हिस्सा मेरा गलत नहीं है, यहाँ तक मेरा हिस्सा सही है। 5 नंबर क्या कहता है देखते हैं भाई, देखें भाई, वही वाली बात हो गई भाई, आइदर आ गया, टू वाइफ्स हो गई, कोई दिक्कत नहीं है भैया, डोमिनेटेड बाय देयर हस्बैंड। जब यार एक बात बताओ, मतलब ये हमेशा चुनने के लिए आता है, दो पत्नियों में से या तो तो एक हो गई ना, तो देयर क्यों आएगा, यहाँ पे हर लगाओ भैया यार, हर हस्बैंड, आइदर ऑफ द टू वाइफ्स इज़ डोमिनेटेड बाय हर हस्बैंड, यानी दो पत्नियों में से या तो वो, ठीक है, इज़ डोमिनेटेड, यानी उस पर क्या किया जाता है, हुक्म चलाया जाता है, किसके द्वारा, अपने पति के द्वारा। छठवां नंबर देख लेते भाई क्या कह रहा है, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स। भैया नॉट ओनली बट ऑल्सो, देखो बेटा ये जोड़े में चल रहा है, कल भी मैंने आपको ये बताया था, आइदर और का नियम, नाइदर नॉर का नियम कल पढ़ाया था मैंने आपको, नॉर के बाद जो सब्जेक्ट था, जो भी सब्जेक्ट था उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चलती है। तो देखो बट ऑल्सो के बाद ये भी पेयर फॉर्म में आ गया, तो इसमें बट ऑल्सो के बाद में जो सब्जेक्ट है क्या लिखा है भैया, हिज फ्रेंड्स, तो इसके अकॉर्डिंग सब कुछ चलेगा। तो देखो भैया हैव बिल्कुल सही आया है, डन बिल्कुल सही आया है, पर ये हिज गलत आया है, क्योंकि यहाँ हिज फ्रेंड्स लिखा है, प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा देयर वर्क। नॉट ओनली राम, ना कि राम, बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, बल्कि साथ ही साथ उसके दोस्त भी हैव डन, कर चुके हैं, देयर वर्क, अपना काम। आगे बढ़ते हैं सर, 7 नंबर क्या कह रहा है सर, दिस केक इज़ मीट फॉर यू एंड मी। बेटा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बाद जो चीज़ आती है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट रहती है, तो बेटा यू का ऑब्जेक्ट तो यू ही रहेगा, आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे मी। ये एक छोटी सी गलती थी। यह केक विशेष रूप से परोसा गया, बनाया गया तुम्हारे लिए, मेरे लिए। चलिए सर 8 नंबर क्या कह रहा है भैया, यू एंड ही मस्ट डू हिज ड्यूटी। बेटा सबसे पहली बात ये चीज़ थोड़ा इम्पोर्टेंट है 8वें नंबर की, समझ लेना ज़रा, ये पर्सन पर आधारित है बेटा, सुन लेना ज़रा है, ये पर्सन पर आधारित है, तो मैं लिख देता हूँ आपके सामने। पर्सन होते हैं हमारे 3, ठीक है, एक को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, एक को सेकंड, एक को थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन हमेशा आई होता है, वी होता है,
ये सिंगुलर ये प्लूरल। अच्छा, सेकंड पर्सन हमेशा यू रहेगा और थर्ड पर्सन जो होता है वो होता है ही, सी, इट, वन, और बेटा किसी का भी नाम आ जाए और इसी में प्लूरल में आ जाता है दे। ठीक है, तो ये हमारे पर्सन होते हैं, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसी में ध्यान रखना विशेष रूप से ये फर्स्ट पर्सन है ऊपर वाले, नीचे वाले हमारे सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये फर्स्ट पर्सन है हमारा आई और वी, ये सेकंड पर्सन है यू और यू, ये थर्ड पर्सन ही, सी, इट, वन, नेम और दे, ये थर्ड पर्सन होते हैं। जब किसी सेंटेंस में काम अच्छा हो रहा हो, गुड वर्क हो रहा हो, तो हमेशा 231 ये सिंगुलर पर्सन के लिए यूज़ हुआ। ठीक है, और 123 ये प्लूरल पर्सन के लिए यूज़ हुआ जब भी काम अच्छा हो रहा हो, गुड वर्क में जा रहा हो। ठीक है, अच्छा अगर काम बैड वर्क में जा रहा हो तो क्या करेंगे, तो 1 2 3 करेंगे, चाहे सिंगुलर पर्सन हो चाहे प्लूरल पर्सन हो, दोनों के लिए एक ही चलता है। ये चलता है बैड वर्क के लिए और ये नियम चलता है आपका गुड वर्क के लिए। ठीक है बेटा, ये बात समझते जाना। ठीक है सरकार, अब आगे बढ़ते हैं। जब सब्जेक्ट बन के आ जाते हैं पर्सन, ठीक है, जैसे इसमें देखो ये सेकंड पर्सन आया है, ये थर्ड पर्सन आया है। ठीक है, तो समझना बेटा 231, 21 और 31 इन सबको रखा जाता है वी के बराबर, यानी कि इनको वी माना जाता है। लेकिन जैसे ही आपके सामने 2 3 आता है तो इसको इक्वल रखा जाता है यू के, यानी इसको यू माना जाता है। यानी कि अगर मैं इतने हिस्से को पढ़ना चाहूँगा तो इतने हिस्से को मैं यू पढ़ूँगा। देखो मैं कहूँगा यू मस्ट, मैं ऐसे पढ़ूँगा यू मस्ट डू योर ड्यूटी, मैं ऐसे पढ़ूँगा इसको। ठीक है, अच्छा आप बोलोगे 1 2 3 रहेगा, 1 2 3 को हम हमेशा दे मानते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा हमेशा। ये जो पर्सन का मैंने आपको नियम बताया ना, ये पर्सन वाला ये नियम ध्यान रखिएगा। 2 3 1 आ जाए वी मानेंगे, 2 1 आ जाए वी मानेंगे, 3 1 आ जाए वी मानेंगे, 2 3 आ जाए तो यू मानेंगे। अब देखो यहाँ पे 2 और 3 आए थे तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में हम इसको क्या मानेंगे, यू मानेंगे, और यू के अकॉर्डिंग चलेगा हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव योर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू मस्ट डू योर ड्यूटी, यानी तुमको अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, अवश्य निभाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर। 9 नंबर लिखा हुआ ही इज़ द पर्सन, कोई बात नहीं है यार, जब ही इज़ द पर्सन लिख दिया आपने, उसके बाद में यहाँ पे दे रहे हो आप विल चैलेंज, डायरेक्ट आपने हेल्पिंग वर्ब पटक दी यार, यू लगाओ ना, ख़त्म हो गया खेल। क्योंकि सेंटेंस भाई मेरे पास आई फियर तो पहले से ये सब्जेक्ट और वर्ब के साथ पहले ही मौजूद है, इसको सेंटेंस को मैं अलग हटाऊँगा तो मैं कैसे पढ़ूँगा, ही इज़ द पर्सन, वह वही व्यक्ति है, हु जो विल चैलेंज चुनौती देगा, योर अथॉरिटी तुम्हारे शासन को, आई फियर मैं डरता हूँ, मैं ये कहने की कोशिश करता हूँ मैं डरता हूँ, वह वही व्यक्ति है जो तुम्हारे शासन को चुनौती देगा। तो ये हो गया सर तुम्हारा सेंटेंस ख़त्म हो गया, बी में गलती थी। आगे बोलते हैं 10 नंबर क्या कह रहा है भाई, भैया रट्टा मान लेना, सुपरलेटिव डिग्री जब भी लगाओगे ना तो उसके बाद में डेट चिपक के चलता है। सुपरलेटिव डिग्री के बाद अगर आप कोई दूसरा सेंटेंस लिखना चाहते हो तो डेट के साथ ही लिखोगे। तो देख लो भैया ये रही सुपरलेटिव डिग्री आपकी, दिस इज़ द वर्स्ट, विच हटा दो, डेट लगा दो, डेट यू कैन डू, हो गया ख़त्म के। दिस इज़ द वर्स्ट, यह सबसे बुरा है, डैट जिसे यू कैन डू तुम कर सकते हो। चलिए 11 नंबर देख लेते हैं भाई क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द सेम बुक। अच्छा यहाँ पर भी सुन लो सर, एक और नियम सुन लो सर, दी सेम आ जाए, दी ओनली आ जाए, ठीक है, और इनडेफिनेट प्रोनाउन आ जाए, कल बता चुका हूँ मैं आपको इनडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है, मेरा वीडियो देख लेना 105 का, उसमें पता चल जाएगा व्हाट इज़ इनडेफिनेट प्रोनाउन। इन सभी के बाद में हमेशा डेट लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, डेट लगाया जाता है, विशेष रूप से ध्यान रखना भैया। तो लो साहब गलती पकड़ में आ गई आपको, इट इज़ द सेम बुक, विच को हटाओ, डेट लगाओ, ठीक है, डेट आई सॉ एट द बुक फेयर, इट इज़ द सेम बुक, वही किताब है, डेट जिसे आई सॉ एट द बुक फेयर, किताब के मेले में मैंने देखा। चलिए सर बेटा 12 नंबर मुझे बताने की आपको शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप देख सकते हैं ये गलती पकड़ में आ गई है। कल मैंने आपको ये नियम बता दिया था इट इज़ वाला, तो यहाँ पर सीधा सा उत्तर है आई। जिसको भी परेशानी हो रही हो
आप 105 वीडियो मेरी देख लें, आपको रूल उसमें मिल जाएंगे। देखिए, जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप ये समझिए आप हमेशा परेशान रहेंगे, हमेशा। क्योंकि आधा आधा अधूरा ज्ञान हमेशा कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। ये अगर आपने किसी ने भी मेरी 105 की वीडियो देखी होगी तो आज 106 का जो वीडियो है, जो पेपर था या जो भी पेपर है, वो आपको बड़ा इजी लगा होगा और बड़ा इजी लगेगा। इसीलिए जो बच्चे कल क्वालिफाई नहीं हो पाए थे 105 पेपर में, वो आज 106 में क्वालिफाई हुए, क्योंकि उन्होंने पूरा वीडियो देखा। तो आप लोगों से निवेदन है कि पूरा वीडियो देखें, ज़रूर देखें। तो ये रूल मैं आपको कल करा चुका हूँ 12 नंबर का। इट इज़ आई होगा, इट इज़ आई हु विल डू योर वर्क। यहाँ पे बिल्कुल सर कोई समस्या नहीं है, मैं हूँ जो तुम्हारा काम करूँगा। 13 नंबर क्या कहता है भाई, आई ही एंड यू। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया अगर कोई काम अच्छा होता है तो 231 नंबर के नियम का पालन करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये है मेरा फर्स्ट पर्सन, ये थर्ड पर्सन, ये है सेकंड पर्सन। तो यही गलती है साहब, क्योंकि इस सेंटेंस में अच्छा काम हो रहा है। शुड स्टार्ट अ बिजनेस, मतलब कि एक व्यापार शुरू करना चाहिए। तो भाई व्यापार शुरू करना कोई बुरी बात तो होती नहीं, अच्छी बात होती है। तो फर्स्ट पर्सन आना चाहिए इसमें। फर्स्ट पर्सन कौन है इसमें, आई है साहब। फर्स्ट पर्सन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सेकंड पर्सन आना चाहिए। तो सेकंड पर्सन इसमें यू है साहब। थर्ड पर्सन आना चाहिए, अब ही होगा। अब उसके बाद फर्स्ट पर्सन आना चाहिए, अब आई होगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू ही एंड आई शुड स्टार्ट अ बिजनेस। चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर। 14 नंबर देखें बेटा, आ गया इट इज़ आई हु। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी होता है उसी के अकॉर्डिंग चलती है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ से इज़ हटाओ, एम लगाओ। बेटा ये भी मैं आपको 105 कल बता चुका हूँ, 105 में बता चुका हूँ, 104 में बता चुका हूँ, 103 में बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। इट इज़ आई, मैं हूँ, हु एम कॉल्ड, जो बुलाया गया है बाय ऑफिसर, अधिकारी के द्वारा। 15 नंबर क्या कहता है भाई, 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा देखने वाला है, तो ज़रा समझने की कोशिश करिएगा भाई। लेट के दो नियम चलते हैं बेटा, एक के साथ आता है लेट प्लस नाउन लगा दो या प्रोनाउन लगा दो, लेकिन ध्यान ये रखना है कि नाउन और प्रोनाउन ये दोनों के दोनों हमारे ऑब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद लगाओगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डॉट डॉट डॉट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल दो भाई लेट मी गो, मुझे जाने दो, या आप बोल दो लेट राम गो। ये नाउन है और ये प्रोनाउन है एज अ ऑब्जेक्ट, क्योंकि नाउन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक रहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे सर। दूसरा जो नियम है लेट का वो क्या है सर, वो ये है लेट्स प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी नियम को हम दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं। इस लेट्स के स्थान पर हम लेट अस करते हैं, बस बाकी B1 प्लस ऑब्जेक्ट वही रहेगा। तो देख लेते हैं सर क्वेश्चन नंबर 15। भैया लेट के बाद में वी आ गया, हटाओ यार इसको, अस लगाओ, ख़त्म हो गया खेल। लेट अस ऑल गो फॉर वॉक एक्सेप्ट हर। वो कह रहा है भाई चलो सभी एक सैर पर चलते हैं, सैर के लिए चलते हैं, टहलने के लिए चलते हैं, एक्सेप्ट हर, उसे छोड़कर, ठीक है सर। 16 नंबर क्या कह रहा है भाई, नन ऑफ द टू बॉयज़। भाई वही वाली बात हो गई, ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एक रूल है। नन ऑफ द टू बॉयज़, यहाँ पे वर हटाओ, वॉज लगाओ, वॉज प्रेजेंट देयर, दोनों लड़कों में से कोई भी वहाँ उपस्थित नहीं था। बेटा अवेल, ही अवेल्ड, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अपने वीडियो में। 102 103 इन दोनों में है ये रूल, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा। कुछ ऐसे वर्ब होती हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव यूज़ होता ही होता है, तो उनमें से एक अवेल भी है। अवेल माने होता है लाभ उठाना, तो ही अवेल्ड हिमसेल्फ, यहाँ पे होना चाहिए हिमसेल्फ। तो ये हमारा आंसर है सर। एक बार फिर बता देता हूँ, ये गलती है हमारी। अवेल के बाद में जो होना चाहिए वो होना चाहिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ। ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, उसने खुद इस मौके का फ़ायदा उठाया। 18 नंबर बेटा, ये 18 नंबर का जो रूल है ये भी मैं आपको कल बता चुका हूँ 105 में। इसका जो नियम था वो मैं बता चुका हूँ। देखें ज़रा, मैंने कहा था कि जब दो सब्जेक्ट हमारे कुछ विशेष शब्दों के साथ जुड़ते हैं, उनमें से एक एज वेल एज भी था, जुड़ते हैं,
तो जो पहला सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चलती है। तो साहब हेल्पिंग वर्ब तो बिल्कुल सही चली है। तो जब हमारा सब कुछ उसी के अनुसार चलना है, पहले सब्जेक्ट के अनुसार, तो एक बात बताओ, यहाँ पर देयर क्या कर रहा है? इसको भी तो राम के अकॉर्डिंग चेंज कर दो, हिज कर दो भैया। ये हो गया, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वॉज डूइंग हिज वर्क, ख़त्म हो गया सर। ठीक है, राम साथ ही साथ उसके दोस्तों ने वॉज डूइंग कर रहे थे, क्या कर रहे थे सर? हिज वर्क, अपना काम कर रहे थे। 19 नंबर देखें ज़रा बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं आता। संगीता एंड आई लगाओ। संगीता एंड आई वेंट टू द पटना मार्केट। संगीता और मैं पटना मार्केट, पटना के बाज़ार गए। 20 नंबर क्या कह रहा है? माई पेरेंट्स डू नॉट लाइक मी गोइंग टू मूवी। जब भी आपको किसी ऑब्जेक्ट के साथ, स्पेशली प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट के साथ कोई वर्ब की चौथी फॉर्म नज़र आ जाए तो आप समझ जाना वहाँ पर हमें पजेसिव एडजेक्टिव लगाना है। क्या लगाना है? पजेसिव एडजेक्टिव। और उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। या फोर्थ फॉर्म दिया हो, पजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए भाई प्रोनाउन का। तो यहाँ पर जो मी है, यहाँ पे होना चाहिए था माय। माय गोइंग हो जाएगा। ठीक है, कई लोग बोलते हैं मेरा आना मेरा जाना, मेरा आना उसका जाना, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो जब आप इस वर्ड को लिखोगे कैसे? भाई मैंने बोला मेरा आना, तो आप बोलोगे माय कमिंग। लो भैया, मेरा आना, उसका जाना। लो भैया, हर गोइंग, उसका जाना मुझे पसंद नहीं है। तो कैसे बोलोगे भाई? आप बोलोगे आई डोंट लाइक हर गोइंग, मुझे उसका जाना पसंद नहीं है। लो सर, ठीक है, ये हर आ गया, ये गोइंग आ गया। पजेसिव एडजेक्टिव के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ध्यान रखना भी है इस नियम को है। माई पेरेंट्स डू नॉट लाइक, मेरे माता पिता पसंद नहीं करते हैं। माई गोइंग, मेरा जाना, कहाँ? टू मूवीज़, मूवीज़ जाना। 21 नंबर क्या कह रहा है भाई? 21 नंबर कह रहा है हमारा द स्टूडेंट विच हैज़ कम इज़ इंटेलिजेंट। भाई उसने कहा है दी स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, विद्यार्थी यानी किसी ना किसी मेल या फीमेल की बात हो रही है, यानी पर्सन की बात हो रही है। तो विच हटाओ यार, हु लगाओ, खत्म। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन हु और हुम ये दोनों पर्सन के लिए रखते हैं, और नॉन लिविंग के लिए, एनिमल के लिए, वर्ड यानी पक्षी के लिए, इन सभी के लिए हम विच लगाते हैं। ठीक है, तो दी स्टूडेंट विद्यार्थी, हु जो हैज़ कम आए हैं, इज़ इंटेलिजेंट कैसे हैं भाई? वो बुद्धिमान हैं, होशियार हैं, समझदार हैं। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर कह रहा है हु इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ द वर्कर्स। सबसे पहली बात तो ये पूछ रहा है कि जो कर्मचारी हैं उनमें सबसे पुराना कौन सा है। तो सबसे पुराना कौन सा है? तो भैया उसके लिए हम विच यूज़ करते हैं, विच इज़ द ओल्डेस्ट। ठीक है, ये चुनाव के लिए होता है, कौन सा। ठीक है, विच इज़ द ओल्डेस्ट, कौन सा, विच। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। 23 नंबर क्या कह रहा है भाई? अली इज़ द बॉय एंड हु। बेटा ध्यान रखना, ये दो कनेक्टर साथ में कभी नहीं आते। ठीक है, दो कनेक्टर कभी भी साथ में नहीं आते। क्यों? क्योंकि एंड हमारा कंजंक्शन है और हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये दोनों कनेक्टर हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो जब आप रिलेटिव प्रोनाउन लगा ही रहे हो तो कंजंक्शन की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब आप बोलोगे नहीं सर हु हटा दो, एंड लगे रहें, तो हाँ, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपका मन करे। लेकिन नियम यह है कि रिलेटिव प्रोनाउन है तो कंजंक्शन ही हटाओ, तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है, अली इज़ द बॉय, अली वही लड़का है, हु जो हैज़ फेल्ट जो क्या हो गया, असफल हो गया है। चलिए 24 नंबर क्या कहता है भाई? दिस इज़ नॉट द सेम बुक। देखो बेटा, फिर से आ गई सेम बुक, तो डेट लगाना चाहिए, डेट तो लगा है यार, लेकिन सर नियम क्या कहता है? अब इसका मैं थोड़ा सा एक हल्का सा नियम बता देता हूँ कि अगर आप डेट लगा ही रहे हो तो डेट के बाद में आप सब्जेक्ट लिखना, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लिखना, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना। अगर आप इतना नहीं लिख पा रहे तो फिर आप क्या लिखना? डेट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना या वर्ब लिखना और फिर ऑब्जेक्ट लिख देना, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है ये डेट। ठीक है, ये दोनों रिलेटिव, मतलब ये जो लिखे हुए हैं ये दोनों रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करते हैं। इसका मतलब हो जाएगा जिसे या जिसको, इसका मतलब हो जाएगा जो। ठीक है, अब मान लीजिए कि डेट के बाद ये कंडीशन नहीं होती हैं, ये दोनों कंडीशन नहीं होती हैं, और डायरेक्ट कोई ना कोई पजेसिव प्रोनाउन आ जाए या पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए लिखा हुआ, तब हम उस कंडीशन में क्या करें? तो उस कंडीशन में हम डेट को हटाएंगे, एज लगाएंगे। ठीक है, इसे एज लगाएंगे। तो
पढ़ते कैसे हैं उसको समझ लेते हैं। दिस इज़ नॉट द सेम बुक, यह वही किताब नहीं है जैसी, अब यहाँ पे इसको पढ़ेंगे जैसी या जैसा, माइन यानी जैसी मेरी है। वो कहने का मतलब ये है, इसका भाव ये है, जैसी मेरी है। अच्छा, अगर आप यहाँ से एस नहीं, अगर इसको चेंज करें अपन डैट माइन को, तो क्या कर सकते हैं अपन, कर सकते हैं डैट इज़ माइन। देखो आ गई हेल्पिंग वर्ब आ गई। अच्छा, दूसरा और क्या कर सकते हैं इसको, अगर नहीं अच्छा लग रहा तो आप कर सकते हो डैट इज़ माई बुक, जी भी कर सकते हो, क्योंकि बुक की तो बात हो रही है। ठीक, नहीं तो फिर आप एज लगा सकते हो। तो ये आप समझ लो अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं। सर 25 नंबर क्या कह रहा है भाई, अमंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी लड़के और लड़कियों के बीच में। ठीक है सर, सिक्स बॉयज़, 6 लड़कों की बात हो रही है। हेट नफ़रत करते हैं ईच अदर। भैया ये मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो में पहले भी, ये हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ईच अदर और वन अनदर, ये दो होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो लोगों के लिए ईच अदर लगाया जाता है, 2 से अधिक के लिए वन अनदर लगाया जाता है। तो यहाँ पे तो 2 से अधिक हैं, 6 बॉयज़ हैं, 6 लड़के नफरत करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन अनदर हो जाएगा। ये हमारी एक मिस्टेक थी। ठीक है सरकार, 25 नंबर हो गया। 26 नंबर क्या कह रहा है, सुन लो बेटा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको अवेल पढ़ाया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होता है। तो देखो उनमें से एक इंजॉय भी है, पर यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने द पिकनिक, यानी कि अगर आप ऑब्जेक्ट दे रहे हो, ये स्पेशली इन्जॉय के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, किसी और के लिए नहीं बता रहा हूँ, इन्जॉय के लिए। अगर ये एक क्रिया ऐसी है जिसके बाद अगर रिफ्लेक्सिव आप लगा रहे हो तो ऑब्जेक्ट मत देना उसके बाद, ठीक है, बाकी कुछ भी दे देना। जैसे ये तो टाइम है लास्ट वीक, तो अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जेक्ट दे रहे हो तो ध्यान रखना, फिर रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। अगर रिफ्लेक्सिव लगाना है तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो ये सेंटेंस कैसे सही हो सकता है, ऐसे सही हो सकता है, वी enjoyed ourselves, ठीक है, लास्ट वीक। या तो आप ऐसे लिख दो या फिर आप ऐसे लिख दो, वी enjoyed, ठीक है, द पिकनिक लास्ट नाइट। मतलब एक में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हटा सकते हो और एक में लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, इन्जॉय एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद रिफ्लेक्सिव आता है, लेकिन शर्त ये है कि ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो दोस्तों आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ पूरा वीडियो देखें ताकि आप सारे रूल्स अच्छे तरीके से लिख पाएँ, पढ़ पाएँ और समझ पाएँ। ठीक है दोस्तों, नई वीडियो के साथ मैं आपसे आपका अजय सिंह फिर मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।